Good morning, dear students. So, we have finished our chapter in the kingdom of fools, and today we will discuss their question answers. मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ, तो आपने आई होप ये अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे. अगर नहीं लिखे होंगे यू हैव टू राइट इन योर कॉपी. अगर आप कॉपी में नहीं लिखेंगे तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हो जाती हैं और सब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है. सो राइट द वर्क विच इज़ गिवन टू रिटर्न इन योर कॉपी टाइमली. ओके, टाइम पर उसे लिख लीजिए जो भी वर्क आपको भेजा जा रहा है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको स्टोरी तो लर्न ही होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स भी दिमाग में क्लिक करेंगे. नाउ आई एम रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? कौन सी दो स्ट्रेंज चीज़ें उनको वहाँ पर लगी किंगडम ऑफ फूल्स में? आंसर इज द गुरु एंड डिसिपल फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल्स पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट. क्या कर रहे थे लोग? रात में तो काम कर रहे थे. एंड स्लीप ड्यूरिंग डे, और दिन के दरमियान, ड्यूरिंग मतलब के दरमियान, पीरियड के दरमियान, दिन के दरमियान वो सो रहे थे. एवरीथिंग वॉज चीप एंड कॉस्ट द सेम. हर चीज़ बहुत सस्ती थी. मैंने आपको बता दिया, वैसे चीप माने घटिया भी होता है, बट यहाँ पर चीप का मतलब कॉस्ट से है कि वहाँ की कॉस्ट बहुत ही सस्ती थी. एवरीथिंग दे गॉट इन और डूडू में उनको मिल जाती थी हर चीज़. तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप शॉर्ट में आएगा ये, तो आपको इतना ही सफिशेंट रहेगा. एवरीथिंग वॉज चीप एंड कॉस्ट द सेम. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? क्यों वो डिसाइड करता है कि हमें इसी किंगडम में रहना चाहिए? इज़ इट अ गुड आइडिया? क्या ये सही आइडिया था? आप देख रहे हैं यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं. दो क्वेश्चन है तो दोनों को अलग अलग हमें पैराग्राफ वाइज दिखाना होगा. सारा ज्वाइन करने से वो आपको बड़ा भी लगने लग जाएगा, और ये राइट वे भी नहीं है आंसर लिखने का. तो आप देखो आंसर आपको दिख भी रहे हैं. यहाँ पर मैंने दो कैटेगरीज में इस आंसर्स को डिवाइड किया हुआ है. ओके, तो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट वन. द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी विद द फैक्ट दैट एवरीथिंग वॉज क्वाइट चीप देयर. डिसिपल का वहाँ रहने का जो निर्णय था वो क्यों था? क्योंकि वो बहुत खुश था. ही वॉज वेरी हैप्पी विद द फैक्ट. किस फैक्ट से? कि यहाँ पर तो हर चीज़ ही बहुत सस्ती है. ही हैड पेक्युलरिटी ऑफ डाइट, और वो किसका भी शौकीन था? खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था. सो ही थॉट ऑफ इंजॉइंग एन ईजी लाइफ बाय स्टेइंग इन द किंगडम. इसलिए वो सोचता है कि मैं यहाँ पर एक इजी लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ, यहाँ पर रुककर, यहाँ पर रहकर. द सेकेंड क्वेश्चन वॉज इज़ इट अ गुड आइडिया? ये क्या सही आइडिया था? तो आंसर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे विजिबल भी हो रहा है. द सेकेंड आंसर इज नो, इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. वहाँ पर बहुत समय, लंबे समय तक रहना अच्छा आइडिया नहीं था. जैसे कि कहावत भी है कि बुरों की संगति, मतलब मूर्खों की संगति से अच्छा है कि हम चालाकों के यहाँ पर थोड़े दिन रह लें. तो कहने का मतलब है कि बुरों के साथ बुरे लोगों का दिमाग कब बहुत ज़्यादा गलत काम के लिए चल जाए कुछ पता नहीं चलता. जैसे कि इस स्टोरी के थ्रू आपने चेक भी, आपको पता भी चल गया है. नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन. इट इज़ ऑन योर स्क्रीन. नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड in the king's court and give the reason for एक सेकेंड, रीज़न फॉर मेयर ट्रायल. ठीक है, तो 1 मिनट. क्वेश्चन में क्या है कि उन सभी लोगों के नाम बताने हैं जिनको कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाया गया. यानी कि जो मतलब इस जो घटना घटी थी, किसकी घटना घटी थी? बर्गलर की डेथ की, मर्डर की. उसके लिए जिन जिन लोगों को कोर्ट में बुलाया गया उन सबके नाम बताने हैं. गिव द रीज़न फॉर देयर ट्रायल. उनको वहाँ पर किस लिए बुलाया गया है, इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन में आपको मिलेगा. द ऑनर ऑफ द हाउस दैट इज़ द मर्चेंट. जो ऑनर था उस घर का, कौन था? वो मर्चेंट था. द ब्रिक लेयर, नंबर 2 पे कौन आ रहा है? ब्रिक लेयर.
थर्ड है द डांसिंग गर्ल एंड द फोर्थ इज गोल्ड स्मिथ वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। ये 4 जनों को बुलाया गया। आपने देखा है वो जो ऑनर ऑफ द हाउस था वही मर्चेंट था, और उसी मर्चेंट की वजह से गोल्ड स्मिथ ने उस लड़की के ज्वेलरी को बनाने में टाइम लगा दिया और उसको चक्कर लगवाए। तो ये 4 लोग थे। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। गिव द रीज़न फॉर देयर ट्रायल। अब इसका आंसर देखिए। दे ऑल वर ट्राइड, उन सबको बुलाया गया बिकॉज द थीफ डाइड, जो चोर मरा था, व्हेन द वॉल ऑफ मर्चेंट्स हाउस हैड कोलैप्स्ड, मर्चेंट के हाउस की जो वॉल थी वो गिर गई थी। द मर्चेंट वॉज ट्राइड फॉर बिल्डिंग अ वीक वॉल, क्योंकि मर्चेंट ने एक वीक बिल्डिंग बनाई थी। अब ब्रिक लेयर की क्या प्रॉब्लम थी, ये तो मर्चेंट की प्रॉब्लम थी। अब दूसरा आता है ब्रिक लेयर वाले की। द ब्रिक लेयर वॉज ट्राइड फॉर डूइंग हिज वर्क केयरलेसली, उसको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उसने अपना काम केयरलेसली किया था। और थर्ड डांसिंग गर्ल को किस लिए बुलाया गया था, डांसिंग गर्ल वॉज ट्राइड फॉर डिस्टर्बिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्रिक लेयर, उसने ब्रिक लेयर वाले की कॉन्सेंट्रेशन को भंग किया था, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन को उससे भटका दिया था काम से। ओके, आगे चौथा है आपका द गोल्ड स्मिथ। द गोल्ड स्मिथ वॉज ब्लेम्ड फॉर मेकिंग द डांसिंग गर्ल वॉक अप एंड डाउन। गोल्ड स्मिथ को क्यों बुलाया गया था, क्योंकि उसी की वजह से लड़की जो है बार बार ऊपर नीचे चक्कर लगा रही थी, यानी कि गली में आना जाना कर रही थी। टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, यानी कि दर्जनों बार, दर्जन का मतलब यहाँ पर आपको पता है डजन का मतलब 12 होता है, यानी कि कम से कम 12 बार उसको गली में इधर उधर घूमना पड़ा। ये सब किसकी वजह से हुआ, ये सब गोल्ड स्मिथ वाले की वजह से हुआ। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। किंग के अकॉर्डिंग रियल कल्प्रिट कौन था। कल्प्रिट आपको पता ही है बेटा, रियल एक्यूज, यानी कि जिसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, वो पनिशमेंट से कैसे बच जाता है। तो आंसर इज द मर्चेंट्स दैट फादर वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वॉल वीक। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया राजा के अकॉर्डिंग, जो मर्चेंट का फादर था जिसने ये वॉल बनवाई थी। बट अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट। लेकिन कल्प्रिट के अकॉर्डिंग कौन रियल कल्प्रिट था, राजा के अकॉर्डिंग मर्चेंट रिच मर्चेंट, यानी कि जो घर का मालिक था, यानी कि मर्चेंट का फादर, उसके मरने के बाद सारी रिचेस वगैरह उसी को मिली। तो उसका रीज़न ये बताया गया है। बट अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड का मतलब मैंने आपको जब मैं चैप्टर पढ़ाई थी तब भी बताया था, उसको वसीयत में मिली थी क्या चीज़ें, बोथ सिंस एंड रिचनेस। उनको उसकी सारी बुराइयाँ, सिंस होते हैं जो हमारे गलत काम होते हैं, पाप वगैरह, और रिचेस मतलब होता है जितनी भी संपत्ति वगैरह थी वो उसको उसके फादर की मिली थी। ही एस्केप्ड द पनिशमेंट बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट द स्टेक। वो इसलिए बच गया क्योंकि वो इतना पतला था कि जो स्टेक थी, यानी कि जिससे उसको फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, वो जो फंदा बनाया गया था वो बहुत ही खुला था और उसकी गर्दन बहुत ही पतली थी क्योंकि वो एक पतला इंसान था। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट आर गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम। गुरु के जो समझदारी वाले वर्ड थे, विजडम के थे, वो क्या थे। When does the disciple remember them, और उसने जो बाद में कब उन वर्डों को याद किया, यानी कि जो उसको सलाह दे रहे थे वो जब उसने वहाँ रुकने का निर्णय लिया तो वो क्या थे वर्ड्स, और उसने ये वर्ड्स कब याद किए। तो आंसर मैं आपका फिफ्थ पढ़ने जा रही हूँ बेटा। द गुरु वॉज फुल ऑफ विजडम एंड न्यू वेल दैट द अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर गुरु जो है वो समझदारी से भरा हुआ था। वॉज फुल ऑफ विजडम मतलब समझदार था, एंड न्यू वेल और जानता था कि ए अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द फूल्स कुड क्रिएट डेंजर वन डे, कि इनका जो अनप्रिडिक्टेबल मतलब होता है जिसकी हम आशा भी ना कर सकें। इन अनप्रिडिक्टेबल मतलब होता है, प्रिडिक्ट मतलब होता है जिसको हम
पहले से अंदाज़ा लगा लें, यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अनप्रेडिक्ट का मतलब है जिसका हम अंदाज़ा ना लगा पाएँ, तो हम उनके बिहेवियर का अंदाज़ा नहीं लगा पा सकते, जो कि बहुत ही डेंजर होगा एनी टाइम, किसी भी समय। द गुरुज वर्ड्स वर दे आर ऑल फूल्स, दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सारे ही फूल्स हैं और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये नहीं बता सकते कि तुम्हारे साथ अब अगला ये क्या कर सकते हैं। ये सब थे उनके जो कि डिसिपल को याद आए। कब? द डिसिपल रिमेंबर्ड दैम व्हेन ही वॉज अरेस्टेड बाय द मैन ऑफ द किंग, और जब राजा के लोग उसको लेने आए, यानी कि जितने भी वहाँ पे सिपाही वगैरह थे जिसको समन दिया गया था कि लेकर आओ उसको, वो लेना आए, तो उसे उसकी राजा की बातें याद आने लगी। टू एग्जीक्यूट मेयरली बिकॉज, उसको लेने आते हैं, ही फिटेड द स्टेक, क्योंकि वो उस स्टेक के लिए फिटेड था, यानी कि फिट था, यानी कि मोटा हो चुका था। आपको पता ही है, मोटा हो गया था तो फंदा भी मोटा था, और उनको ऐसे ही किसी गर्दन की ज़रूरत थी जो उसमें फिट हो जाए। द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, गुरु ने कैसे मैनेज किया, कैसे प्रबंध किया या कैसे इंतजाम किया अपने डिसिपल की लाइफ को बचाने का। द गुरु अराइव्ड ऑन टाइम टू सेव हिज डिसिपल, अपने डिसिपल को बचाने के लिए आ जाता है। एंड क्रिएटेड अ ड्रामा, और एक ड्रामा रचता है। क्रिएट मतलब होता है बनाना या रचना। ही टोल्ड द किंग दैट इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक, कहता है कि ये जो आज फांसी का फंदा है, जिसको आज इस पर फांसी मिलेगी, वो ऑर्डिनरी नहीं है। हु एवर went to the stake first would become the king in the next life, जो अब पहले नंबर पे जो जाएगा इस स्टेक पे, वो फ्यूचर में जो नेक्स्ट लाइफ उसको मिलेगी उसमें वो राजा बनेगा। द सेकेंड टू डाई वुड बिकम हिज मिनिस्टर, और जो दूसरे नंबर पे जाएगा वो उसका मिनिस्टर बनेगा। द किंग वॉन्टेड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, राजा ने क्या चाहा कि ये अपॉर्चुनिटी का मैं फ़ायदा उठा लूँ। अवेल मतलब यहाँ पे फ़ायदा उठाने से है, इस अपॉर्चुनिटी का मैं फ़ायदा उठा लूँ, विकल्प का या अवसर का। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर रिलीज, उनको छोड़ दिया गया। रिलीज का मतलब होता है गेट देम फ्री, उनको फ्री कर दिया गया। दस द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, इस तरीके से गुरु की लाइफ जो है वो गुरु जो है डिसिपल की लाइफ सेव करने में एबल हो जाता है, यानी कि कामयाब हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। तो बेटा आपने ये क्वेश्चन आंसर भी समझ लिए होंगे। आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। हिंदी वेरी इजी चैप्टर था, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी था, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर बहुत ध्यान से लर्न करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनमें से मैंने एग्ज़ाम में भी डाले हैं, जैसे कि आपके सिलेबस वाइज ये आ भी रहा है चैप्टर। और ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चंस आएँ, क्वेश्चन जो है छोटे छोटे रूप में भी आ सकते हैं, जैसे कि ऊपर 2 क्वेश्चंस थे 4th में, वो अलग अलग भी आ सकते हैं। इस तरह से नहीं कि दोनों क्वेश्चन एक साथ ही आएंगे। अब एक आएगा तो आपको आंसर भी एक का ही देना पड़ेगा, और अगर दोनों आएंगे तो दोनों ज़्यादा नंबर के आएंगे तो ज़्यादा नंबर का होगा। ओके, तो यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चन ऑल्सो एंड राइट इन योर कॉपी। ओके, तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।